बेटा तो हम आरटीपी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं बेटा हमने कल रिवीजन टेस्ट पेपर में क्या पढ़ा था, उसी में आज आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन को कैसे करें कैसे नहीं करें, इसका क्या अटेम्प्ट करें, क्या आंसर लिखें। समटाइम्स इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड। ताकि अपने माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग करके ट्राई करेंगे। आइए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले ये देखिए। राघव अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एन एंटिक वॉल क्लॉक। क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो गया कि ऑक्शन सेल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि ऑक्शन सेल है, और ये हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसमें तुम्हें एक चीज बताता हूं। अच्छा पहले बताओ, अगर गुड्स का लॉस होता है तो लॉस कौन बियर करता है? ओनर। सेक्शन 26 क्या बोलता है कि कल को गुड्स का लॉस हो गया। सेक्शन 26 क्या बोलता है कि कल को गुड्स का लॉस हो गया तो लॉस कौन बियर करेगा? बोले लॉस विल बी बॉर्न बाय द ओनर ऑफ द गुड्स, यही बोलता है सेक्शन 26। अच्छा अब याद है ऑक्शन सेल में सेल कब कंप्लीट होती थी? ऑक्शन सेल में बेटा सेल कंप्लीट होती थी ऑन फॉल ऑफ हैमर। ऑक्शन सेल में सेल कब कंप्लीट होती थी? ऑक्शन सेल में सेल कंप्लीट होती थी ऑन फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर पे कंप्लीट होती थी। तो अभी क्या लिखा है? राघव अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एन एंटिक वॉल क्लॉक। अच्छी बात है साहब। दीपा बीइंग वन ऑफ द बिडर गिव्स द हाईएस्ट बिड। दीपा ने हाईएस्ट बिड दी। सेलर कौन हो गया? राघव हो गया। खरीद कौन रहा है? दीपा खरीद रही है, दीपा बायर हो गई। फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ सेल। अब याद है ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती थी? ऑन फॉल ऑफ हैमर। तो वो बोल रहा है फॉर अनाउंसिंग द कंप्लीशन ऑफ सेल द ऑक्शनियर फॉल्स द हैमर ऑन टेबल। टेबल पे हैमर उसने मारा होगा, बट सडनली हैमर ब्रेक्स। हैमर ही टूट गया, मतलब हथौड़ी आपने टेबल पे से टप करके मारी होगी, हथौड़ी टूट गई साहब। एंड डैमेज इज द क्लॉक। क्लॉक टूट गई। ले बेटा क्लॉक ही टूट गई, जिसका ऑक्शन हो रहा था वही टूट गई। दीपा वॉन्ट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। दीपा बोल रहे हैं मैं तो नहीं लूंगी, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूं। कैन शी डू सो? यस शी कैन डू सो। अब रीजन समझना पड़ेगा। रीजन ये है बेटा, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है? जब फॉल ऑफ हैमर होता है। तो जब आपने हथौड़ी मारी और हैमर ही टूट गया, तो प्लीज याद रखना हैमर अगर टूटेगा तो इसका मतलब फॉल ऑफ हैमर वॉज नॉट प्रॉपर। क्या माना जाएगा? हैमर का फॉल प्रॉपर नहीं था। जब हैमर का फॉल प्रॉपर नहीं था, क्योंकि यार हथौड़ी तो टूट गई, तो जो एक टप होना चाहिए वो तो नहीं हुआ ना, तो फॉल ऑफ हैमर वॉज नॉट प्रॉपर। तो जब मैं बोल रहा हूं फॉल ऑफ हैमर वॉज नॉट प्रॉपर, तो ऑक्शन सेल इज नॉट कंप्लीटेड। बोले सेल ही कंप्लीट नहीं हुई। जब सेल ही नहीं कंप्लीट हुई तो दीपा को क्या लेना देना भाई? तो क्या दीपा कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती है? यस दीपा, यस दीपा सेल कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती है, क्योंकि मैं तो ये मानूंगा कि यहां पर सेल कंप्लीट ही नहीं हुई। तो अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना चाहिए, अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना चाहिए, तो मैं जब आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 लिखने जाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं प्रोविजंस लिखूंगा। आप मेरे से पूछो सर प्रोविजंस में क्या क्या समझाना है, तो मेरे को लगता है प्रोविजंस में आपको एक तो मीनिंग ऑफ ऑक्शन समझाना चाहिए, जो ऐसा मुझे लगता है, और एक आपको सिर्फ इतना सा पार्ट समझाना चाहिए, व्हेन इज ऑक्शन सेल कंप्लीटेड। बस, इससे ज्यादा आपको प्रोविजंस में समझाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स के अंदर क्या लिखोगे? फैक्ट्स में मेनली ये लिखना है कि दीपा गेव द हाईएस्ट बिड। बोले दीपा ने हाईएस्ट बिड दी थी। दीपा गेव द हाईएस्ट बिड। बोले दीपा ने हाईएस्ट बिड दी थी। फिर आपको क्या लिखना है? वाइल सेल वॉज कंप्लीटेड। जब सेल या ऐसे लिखो वाइल अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ सेल। जब सेल का कंप्लीशन हो रहा था, वाइल अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ सेल। बोले जब हम क्या अनाउंस कर रहे थे कि सेल कंप्लीट हो गई? वाइल अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ सेल। क्या हुआ कंप्लीशन ऑफ सेल अनाउंस करते वक्त? वाइल अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ सेल। क्या हुआ सेल का कंप्लीशन अनाउंस करते वक्त? वाइल अनाउंसिंग कंप्लीशन ऑफ सेल, हैमर
ब्रोक डाउन, हैमर टूट गया, एंड ऑल्सो वॉल भी, क्लॉक भी खराब हो गई थी, एंड ऑल्सो क्लॉक वॉज डैमेज्ड। बोले क्लॉक भी डैमेज हो गई थी, एंड ऑल्सो क्लॉक वॉज डैमेज्ड। आपको पूछा जाए कि इस क्वेश्चन में कंक्लूजन में क्या लिखना है, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कंक्लूजन क्या लिखोगे, उसके लिए हमेशा पहले ये ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन ने पूछा क्या था। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि भाई बताओ दीपा कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सिंस हैमर ब्रोक डाउन, क्योंकि हैमर टूट गया, सिंस हैमर ब्रोक डाउन, कॉमा फॉल ऑफ हैमर, जो हैमर का फॉल हुआ, फॉल ऑफ हैमर विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉपर, उसे प्रॉपर नहीं माना जाएगा, फॉल ऑफ हैमर विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रॉपर, बोले फॉल ऑफ हैमर प्रॉपर नहीं था, एंड हेंस हम तो यही मानेंगे, एंड हेंस सेल इज नॉट कंप्लीटेड, हम तो यही मानेंगे कि सेल कंप्लीट नहीं हुई है, हम तो यही मानेंगे कि सेल कंप्लीट नहीं हुई है। देयरफॉर अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे यस, देयरफॉर दीपा कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप क्या बोलेंगे, दीपा कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आप यही बोलेंगे कि अगर दीपा चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर सकती है, यस दीपा कैन अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा सवाल है, ज्यादा बड़ा आंसर मत लिखिएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ क्या इतना पढ़ना है, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड, एक्स ने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई, तो एक्स अपनी गाड़ी वाई को बेच रहा है, तो एक्स सेलर हुआ और वाई बायर हुआ। एक्स कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज कार टू वाई, दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल। सेम क्वेश्चन करा रखा है मैंने, याद करिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस डिस्कस नहीं होती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, उसमें भी सेक्शन 9 का कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 9 क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस का। मैंने वहां पे आपको कैटेगोरिकली पढ़ाया है कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कैसे फिक्स होती है, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड बाय द मैनर डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स्ड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज। और मैंने पढ़ाया था कि अगर इन तीनों ही तरीकों से प्राइस फिक्स नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट तो भी वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट तो भी वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता। अगर प्राइस अनसर्टेन भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उस केस में बायर इज लायबल टू पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर, यही है। अब पढ़ो आगे, एक्स बाद में मना कर रहा है मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा, एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट अग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट प्राइस। बिल्कुल सेम आईसीआई मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन। कैन वाई डिमांड द कार, आप बोलोगे यस मिस्टर वाई कैन डिमांड द कार, बट मिस्टर वाई will be liable to pay reasonable price, will be liable to pay reasonable price to Mr. X। आपको मिस्टर एक्स को क्या पे करनी पड़ेगी, रीजनेबल प्राइस पे करनी पड़ेगी। बताइए आया नहीं आया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं, आईसीआई मॉड्यूल में भी है, हमने करा हुआ है क्लास टाइम में। बताइए यहां तक क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए मैं क्या कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में प्रोविजन क्या अप्लाई हो रहा है डिस्कस कर रहा हूं, कंक्लूजन डिस्कस कर रहा हूं। कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो उसका प्रॉपर डिटेल आंसर लिखा रहा हूं प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन के साथ। तो हर तरीके से जो भी छोटी मोटे कंफ्यूजन हमें रहते हैं क्वेश्चंस को करते वक्त, अगर आप आरटीपीस को ध्यान से कर लेंगे वो भी दूर हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, सोगा के 2 क्वेश्चन बचे हैं 13 और 14। पहले क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। स्टेट द, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, मैं सिर्फ सेक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन में मैं सेक्शन नंबर लिख के छोड़ूंगा। स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। कुछ समझ नहीं आया मुझे तो ये पढ़ के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आगे एक लाइन पढ़ते ही ना चटैक से मेरे को प्रोविजन क्लियर हो जाएगा।
एंड देयर, अच्छा ये एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है, एंड देयर एप्रोप्रिएशन एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो बेसिकली आप याद करो, फ्यूचर गुड्स या अनसर्टेन गुड्स की ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स का एप्रोप्रिएशन हो जाए। तो आपको यहां पे पूरा सेक्शन नंबर 23 समझाना पड़ेगा ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, जो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा बेटा? चैप्टर नंबर 3 में। अच्छा, अब ये पूछ रहा है, पहले तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताओगे? एप्रोप्रिएशन मींस selection of goods for the purpose of performance of contract with mutual consent of seller and buyer। फिर आप बोलोगे essentials of a valid appropriation are, फिर बहुत सारे essential थे। the contract must be for sale of future or uncertain goods, the goods must conform to description and quality stated in the contract, the goods must be put into deliverable state, the goods must be delivered to buyer or to his agent or to carrier for purpose of transmission to buyer, the appropriation must be made by buyer with assent of seller or by seller with assent of buyer, और last the assent may be expressed or implied। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, अगला आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ। अच्छा, बड़ा इजी है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर कोई बता पा रहा है आप में से तो मैं बड़ा खुश रहूंगा कि कौन से सेक्शन नंबर अप्लाई हो रहे हैं इसमें, कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोला बेटा आपने। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए स्पेसिफाइड गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल। तो बेसिकली यहां पे हमें समझाने सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेक्शन 7 क्या बोलता है? अगर आपने सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाया और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। और अगर आपने अग्रीमेंट टू सेल बनाया और अग्रीमेंट बनाने के बाद विदाउट फॉल्ट ऑफ सेलर एंड बायर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो अगेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। इट इज एज गुड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इट इज एज गुड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। बोलो क्लियर है? और लास्ट सोचो कितना अच्छे से पढ़ाया मैंने लास्ट वाला टॉपिक आपको, कितना अच्छे से पढ़ाया है, प्रॉपर एग्जाम्पल वगैरह लिखा के। लास्ट वाले तो सारे क्वेश्चन थ्योरी हो गए। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल अंडर सेक्शन 25 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930? याद है हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यूनिट 3 में मिलेगा। सेलर रिजर्व्स राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। ओनरशिप ट्रांसफर होने में सेक्शन 19, 20, 21, 22, 23 और फिर था 24 था गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। उसके जस्ट बाद आपको मिलेगा सेक्शन 25 सेलर रिजर्व्स राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। तो इसमें लाइन ऐसे है, वेयर सेलर रिजर्व्स राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स until certain conditions are satisfied, then ownership will pass to buyer only after fulfillment of such conditions। याद है इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था, सेलर ने गुड्स की रेलवे रिसिप्ट बायर को दी और साथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया और उसको बोला कि तू एक्सेप्ट कर, और अगर तू इसे एक्सेप्ट ना करे तो मुझे मेरी रेलवे रिसिप्ट वापस कर देना। तो अब इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब बायर उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा। कल को बायर मना कर दे, ना जी ना, मैं तो बिल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो मतलब कंडीशन पूरी नहीं हुई। कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई। बताइए, क्लियर हुआ? याद आया? याद आएगा, पढ़ोगे तो आएगा। अब तुमने देखा लास्ट के क्वेश्चन थ्योरी चले गए, पेपर में भी ऐसे ही होता है।
आप मत सोच के चलो कि पूरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। इनफैक्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है 50-50 का रेशियो है ऑलमोस्ट, कि 50% पेपर अगर एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है तो 50% पेपर थ्योरी भी आ रहा है। तो अगर आपकी लर्निंग बहुत स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, आप आराम से वो जो 50% पेपर थ्योरी का आ रहा है निकल जाओगे अटेम्प्ट करके। समझ में आ रही है बात? चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे बोलो मेरे नन्हे मुन्नो। चलो सर कितने क्वेश्चन करा दिए बताओ भैया मैंने? 14 वैसे तो क्वेश्चन हो गए, और वैसे सोचे तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लिया है। अब कौन से के क्वेश्चन आ रहे हैं? पार्टनरशिप। अभी इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है? एकदम इजी, एकदम इजी, कुछ है ही नहीं। और तुम कहोगे हाँ सर ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने तो बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि शायद ऐसा सा ही सिमिलर मैंने क्लास में एग्जाम्पल बना के रखा हो, क्या पता ऑलमोस्ट सिमिलर सा हमने एग्जाम्पल बना के रखा हो। एकदम सेम तो नहीं है बट हमने एग्जाम्पल भी बना के रखा है। कौन सा? चलो बताता हूं। पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट 3, यूनिट 3 में आपको मिलेंगी ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स। बेसिकली यूनिट 3 है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स का, यूनिट 3 है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स का, ठीक है। उसमें अगर आप रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में जाओगे, यूनिट टू में अगर आप रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स में जाओगे तो वहां पर मेरे को एक सेक्शन आप देखकर बताओ कि सेक्शन 13 का ई पॉइंट मैंने क्या लिखा रखा है ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताओ 13 का ई पॉइंट क्या है? राइट टू बी इंडेमनीफाइड है। उसमें क्या था याद है? अगर पार्टनर इमरजेंसी के केस में फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट करता है और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्टेड इन हिज ओन केस, और उस टाइम पर अगर पार्टनर कोई लायबिलिटी इनकर करता है तो पार्टनर उसके लिए फर्म से कंपनसेशन ले सकता है। राइट्स ऑफ पार्टनर में है ना ये बात, राइट टू बी इंडेमनीफाइड, है कि नहीं है? बेसिकली राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी है, तो इसमें क्या था? वेयर पार्टनर इनकर्स एनी लायबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस in case of emergency and partner acted as a man of ordinary prudence would have acted in his own case, then partner will be entitled to be indemnified by the firm। याद आया? अब पढ़ो क्वेश्चन। A and B are partners in A and B company. Firm is doing business of trading of plastic bottles. A is authorized to sell the stock of plastic bottles. अच्छी बात है। It was decided between them that A should sell the plastic bottles at minimum price. क्या डिसाइड हुआ था? कि कोई बॉटल्स की मिनिमम प्राइस फिक्स हो गई होगी और A बॉटल्स को उन मिनिमम प्राइस पर ही बेचेगा, which they have decided. And if A sells at a price लेस देन मिनिमम प्राइस, बोले अगर उसने मिनिमम प्राइस से कम में बेचा है, उसने मिनिमम प्राइस से कम में बेचा है, तो ही शुड फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ बी। मतलब एक मिनिमम प्राइस बॉटल की फिक्स हो गई थी कि बॉटल इस प्राइस पे बिकेगी और ए को पावर दे दी गई बॉटल बेचने की, और ये बोला गया कि ए अगर तू बॉटल को मिनिमम प्राइस से कम में बेचता है तो बी जो कि दूसरा पार्टनर है उससे पूछकर बेचेगा। अच्छी बात है। अब क्या हुआ? ड्यू टू सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी सडन चेंज हो गई। द प्राइस ऑफ प्लास्टिक बॉटल वॉज कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से बॉटल की प्राइस फटाफट कम होने लग गई यार। टू सेव द लॉस ऑफ फर्म को लॉस से बचाने के लिए ए सोल्ड द स्टॉक एट लोअर प्राइस। अब ए ने फर्म को लॉस से बचाने के लिए स्टॉक को लोअर प्राइस पर बेचा है। मीनवाइल ए ट्राइड टू कॉन्टैक्ट बी। ए ने बी को कॉन्टैक्ट भी करने की, भाई प्राइस गिर रही है क्या करूं? अब ये देखो बी से कर ही नहीं पाया, बी निकम्मा घूमने गया। यहां फर्म मर रही है तो निकम्मा घूमने गया, बट कुड नॉट डू सो एज बी वॉज ऑन फॉरेन ट्रिप। ये गया बेटा बैंकॉक घूमने,
यहां पे फर्म मर रही है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन बी केम, अब आ रहा है बेटा घूम फिर के, he filed the suit to recover the difference of sale price and minimum price to the firm। मतलब अब ये जो बी है वो ए पे केस करा, तूने सस्ते में कैसे बेचा, ला सेल प्राइस और जो मिनिमम प्राइस का डिफरेंस उसका कंपनसेशन ला। वेदर बी कैन डू सो, मतलब क्या बी रिकवर कर पाएगा, क्या बी रिकवर कर पाएगा डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड मिनिमम प्राइस टू द फर्म, नहीं कर पाएगा। आपको इतना बोलना है कि अगर पार्टनर ने कोई काम कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम द लॉस, और पार्टनर ने वैसे ही काम किया है एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव एक्टेड इन हिज ओन केस, तो फिर पार्टनर की तो कोई लायबिलिटी हो ही नहीं सकती यार। पार्टनर की क्या गलती, अब एक ही क्या गलती है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई उसमें ये कहां गलत है। तो आप बोलोगे मिस्टर ए सोल्ड द बॉटल्स एट अ लोअर प्राइस to protect the firm from the loss, therefore acts done by Mr. A are valid and Mr. B cannot recover difference of sale price and minimum price from Mr. A। बोलो आया आंसर कैसे पुटअप होगा। प्रोविजंस में क्या लिखोगे, प्रोविजंस में आप लिखोगे सेक्शन 13E ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फैक्ट्स में क्या लिखोगे, फैक्ट्स में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो, क्या लिखोगे, फर्म ऑथोराइज्ड मिस्टर बी किस चीज के लिए, टू सेल बॉटल्स एट अ मिनिमम प्राइस। फर्म ऑथोराइज्ड, ए आएगा यहां पे, फर्म ऑथोराइज्ड मिस्टर ए टू सेल बॉटल्स एट मिनिमम प्राइस एंड मिस्टर ए नीडेड टू ऑब्टेन, परमिशन लेनी थी उसको किसकी, परमिशन ऑफ मिस्टर बी to sell bottles at lower price, लोअर प्राइस पे बेचने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी मिस्टर ए सोल्ड द स्टॉक एट लोअर प्राइस, उसने स्टॉक को लोअर प्राइस पे बेचा, एंड ऑल्सो वो किससे कांटेक्ट नहीं कर पाया था, एंड ऑल्सो ही कुड नॉट कांटेक्ट, वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाया, एंड ऑल्सो ही कुड नॉट कांटेक्ट मिस्टर बी। मैंने फैक्ट्स बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं लिखे, बट अगेन क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो थोड़े से फैक्ट्स ज्यादा आएंगे। फिर अब मेन मेरे को क्या लिखना होता है बताइए, कंक्लूजन। मेरे मार्क्स तो सारे कंक्लूजन के ही हैं। मिस्टर ए had acted in emergency, Mr. A had acted in emergency in order to protect the firm, in order to protect the firm from loss. Hence, acts of Mr. A, hence acts of Mr. A are valid. Mr. B cannot recover anything, Mr. B cannot recover anything from Mr. A. Mr. B cannot recover anything from Mr. A. Mr. B Mr. A से कुछ भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। बताइए आया नहीं आया सवाल, क्यों नहीं आएगा सर, कोई बहुत हार्ड सा सवाल थोड़ी ना है। अच्छा यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, आगे चलो बताओ, आया ये वाला क्वेश्चन, आ गया ना, इजी था। आगे चलते हैं।
आगे देखना, आगे देखना। अच्छा, अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूं, सीधे आपको याद ही दिला देता हूं। हमने सेक्शन नंबर 33 पढ़ा है, अगेन यूनिट नंबर 2 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 33 पढ़ा है। सेक्शन नंबर 33 था एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, याद है? एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, फिर पूरा प्रोविजन याद दिला दूंगा। कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड? इफ सो हाउ? Which factors should be kept in mind prior to expelling a partner from the firm by other partners according to the provisions of Indian Partnership Act 1932? तो आप क्या लिखोगे? As a general rule, partner cannot be expelled from the firm. पहले तो यही लिखो कि पहले जनरल रूल के हिसाब से चले तो नहीं निकाल सकते, बट फिर क्या बोलोगे? However, a partner can be expelled from the firm if 3 conditions are satisfied. क्या क्या कंडीशन थी? The power to expel, the power to expel must have existed in partnership agreement. The power has been exercised by majority of partners. The expulsion is in good faith. फिर आप good faith की भी conditions लिख कर आओ. Expulsion will be treated as good faith. The expulsion will be deemed to be in good faith if partner to be expelled has been given a notice, he has been expelled in the interest of the firm, he has been given reasonable opportunity of being heard. याद आ गया? बिल्कुल आ गया सर। क्या था इसमें? इजी सा टॉपिक था, इजी सा टॉपिक था कि नहीं था? जल्दी बताओ। बिल्कुल था सर। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हमने पार्टनरशिप के एलिमेंट्स पढ़े थे, आपको याद है? अच्छा पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या थी पहले बताओ? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all. याद आया? अच्छा अब उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इसी डेफिनेशन से मैंने एलिमेंट्स बताए थे। बोले 2 or more persons होने चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। याद आ गया? उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करो, हो जाएगा। लग बड़ा रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल भी बड़ा है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर सोच के किया जाए। मुझे बताना अगर आपको क्लिक हो रहा है तो आंसर। राम एंड रहीम आर वर्किंग एज टीचर्स इन ईश्वरचंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल। जबरदस्ती का नाम लिखा है, एबीसी स्कूल भी तो लिख सकते थे। क्वेश्चन बड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप। दिमाग होना चाहिए, और मेरा वायदा है ऐसा सेम एग्जाम्पल, सेम मतलब सेम एग्जाम्पल मैंने उस पॉइंट के बगल में लिखा रखा है जिस पॉइंट से क्वेश्चन होना है। Ram and Rahim are working as teachers in Ishwarchand Vidyasagar Higher Secondary School and also are very good friends. अच्छा, they jointly purchase a flat. डिट्टो एग्जाम्पल है, क्या लिखा हुआ बताना मुझे? They jointly, बस मैंने फ्लैट की जगह क्या लिया है? लैंड लिया है। That is the only difference. They jointly purchase a flat which was given on rent to John. एक फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट किसको रेंट पे दे दिया? कोई होगा जॉन, उसको दे दिया। It was decided between landlord and tenant that the rent would be 10,000 per month. रेंट कितना डिसाइड हुआ? 10,000 per month including electricity। ठीक है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय लैंडलॉर्ड। ठीक है, बिजली का बिल लैंडलॉर्ड चुकाएगा। ठीक है, चुका देगा यार। द लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक, अच्छा ओहो, बिल ही नहीं चुकाया लैंडलॉर्ड ने। द लैंडलॉर्ड डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर मंथ ऑफ मार्च। कट गई बिजली भाई की, और क्या होना है, और क्या होएगा? तो ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन। सब घुमा रहे हैं आपको, बोले बिजली काट दी, ये काट दिया, ये काट दिया, वो काट दिया। देखते क्या है आगे, क्या बोल रहा है? मिस्टर जॉन हैज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2800 and 200 एज अ पेनल्टी टू रिज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जॉन है टेनेंट,
उसको कनेक्शन को रिज्यूम कराने के लिए 2800 का तो बिजली का बिल और 200 की पेनल्टी यानी टोटल 3000 रुपए देने पड़े। और डिसाइड ये हुआ था कि जो रेंट है वो 10,000 पर मंथ है बिजली का बिल मिला के। मतलब बिजली का बिल देने की ड्यूटी टेनेंट यानी जॉन की नहीं थी, बिजली का बिल देने की ड्यूटी राम और रहीम की थी। और राम और रहीम ही तो लैंडलॉर्ड्स हैं। तो इन्होंने रेंट नहीं दिया, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, इसलिए जॉन को देना पड़ा। जॉन क्लेम 3000 फ्रॉम राम, जॉन ने राम से 3000 मांगे। अब देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। जॉइंटली मतलब मिलकर लायबल होते हैं, सेवरली मतलब सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल हैं। तो अगर ये पार्टनरशिप होगी, अगर होगी, जो कि नहीं है, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, रीजन बताऊंगा क्यों, बट अगर ये पार्टनरशिप होती, जो मैं फिर बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट अगर होती और जॉन पूरे 3000 राम से मांगता तो राम को देने पड़ते, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है। जॉइंट माने मिलके दें, सेवरल माने सेपरेट सेपरेट दें। मतलब सेवरल मतलब एक पार्टनर से भी पूरा पैसा लिया जा सकता है, फिर वो पार्टनर बाकी लोगों से इक्वल कंट्रीब्यूशन ले लेगा पार्टनर से, बट एक बार के लिए पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट और सेपरेट दोनों होती है। ये समझो आप। तो जॉन क्लेम 3000 फ्रॉम राम, बट राम रिप्लाइड, राम क्या रिप्लाई कर रहा है, दैट ही इज लायबल ओनली फॉर 1500। जॉन सेड, अब क्वेश्चन है इतना सा क्वेश्चन है, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉन सेड दैट राम एंड रहीम आर पार्टनर्स एंड देयरफॉर ही कैन क्लेम फुल अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स होते ना तो जॉन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट भी होती है सेपरेट भी। जॉइंट मतलब सारे पार्टनर मिलके पैसा दें, सेपरेट मतलब सारा पैसा एक पार्टनर दे दे। Comment in light of the relevant legal provision of Indian Partnership Act, the legal position and correctness of liability of Ram to pay whole amount of 3000 to John। तो आप बेटा आंसर में ये लिखोगे, पहले तो प्रोविजंस में क्या आएंगे, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। प्लीज एलिमेंट्स को डिटेल में मत एक्सप्लेन करिए वन वन लाइन में, क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग अपने को प्लान करना होगा। आपको लिखना होगा असेंशियल, पहले तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिख देना पेपर में। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फिर पांचों एलिमेंट्स लिख दो, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन, देयर मस्ट बी अ लॉफुल ट्रेड और प्रोफेशन, there must be sharing of profit or loss, there must be mutual agency। फिर आप बोलना, in the given case Ram and Rahim have purchased a flat and given it on rent to John, this is not a business। ये कोई business थोड़ा ही है, this is not a business, this is co-ownership of property, and since there is no business between Ram and Rahim, they are not treated as partners। Hence, claim of Mr. John, उसने बोला था करेक्टनेस बताओ, hence claim of Mr. John is not correct। He can claim only rupees 1500 from Ram out of 3000, and he can claim remaining rupees 1500 from Rahim। समझ गए, समझ गए नहीं समझ गए? तो आंसर कैसे लिखोगे, कंक्लूजन कंक्लूजन अगर मैं लिखाऊं, सिर्फ कंक्लूजन कंक्लूजन अगर मैं इस क्वेश्चन का लिखाऊं तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे गिविंग ऑफ फ्लैट, आप लिखोगे गिविंग ऑफ फ्लैट ऑन रेंट
ऑन रेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस, बोले उसे कोई बिजनेस नहीं माना जा सकता, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ बिजनेस, देयर इज नो पार्टनरशिप, बोले कोई पार्टनरशिप नहीं है, देयर इज नो पार्टनरशिप बिटवीन राम एंड रहीम, बोले राम और रहीम में कोई पार्टनरशिप नहीं है, दे आर, वो क्या है बेटा, दे आर को ओनर्स ऑफ द फ्लैट, दे आर को ओनर्स ऑफ द फ्लैट, बोले वो तो सिर्फ फ्लैट के को ओनर्स हैं, इसलिए अपने को क्या याद रखना है, इसलिए अपने को याद रखना है therefore Ram is liable to pay, therefore Ram is liable to pay only his share of rupees 1500, and John can claim remaining rupees 1500, and John can claim remaining rupees 1500 from Rahim, रिमेनिंग 1500 किससे ले लेना, रहीम से ले लेना। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, बोलो मेरे नन्हे मुन्नो, आया कि नहीं, अरे आया, अच्छा। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, वैसे क्वेश्चन ना मैंने पेपर में भी कई बार देखा है, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, वैसा क्वेश्चन मैंने पेपर में भी कई बार देखा है। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, मतलब जो सेकंड पार्ट है पहले मैं याद दिलाता हूँ, यूनिट 2 में देखना, एक सेक्शन मिलेगा लायबिलिटी ऑफ, मतलब लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज, उसमें 3 सेक्शन है, 25, 26 और 27, उसमें 3 सेक्शन है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज में, सेक्शन 25, 26 और 27। उसमें इनफैक्ट मैंने जब आपको क्लास में भी पढ़ाया था ना वो टॉपिक, तो एक क्वेश्चन लिखाया था उसमें, ठीक है। उसमें होता क्या है, जैसे अगर थर्ड पार्टी से कोई मनी मिला और थर्ड पार्टी से कोई प्रॉपर्टी मिली, या तो थर्ड पार्टी से मनी मिला या प्रॉपर्टी मिली, अब थर्ड पार्टी से जो मनी आया या थर्ड पार्टी से जो प्रॉपर्टी आई, वो फर्म के किसी पार्टनर ने मिसअप्लाई कर ली, मिसअप्लाई कर ली मतलब चोरी कर ली, तो फिर क्या फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी, तो लॉ बोला फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी अगर वो एक्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म हुआ है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि फर्म का बिजनेस कार पार्किंग का था, एक कस्टमर कार पार्किंग करके गया, पार्टनर ने गाड़ी चोरी कर ली, तो क्या फर्म थर्ड पार्टी को लायबल है, बिल्कुल लायबल है, क्योंकि ये एक्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म हुई है। याद आया, उसी टॉपिक का क्वेश्चन है, और इसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आया है, तो कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं। एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस व्हिच लीड टू लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। सब प्रॉब्लम यही हो जाती है, कई बार बच्चों को क्या है, आंसर तो पता होता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज है। तो आज मिस एप्लीकेशन वर्ड से याद आना चाहिए कि यहां पर कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 27 अप्लाई होगा ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बोलो क्लियर है, और विद एग्जांपल लिखकर आइए इसको अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, इसीलिए मैंने पूरा एग्जांपल भी आपको साथ में याद दिलाया है। क्लियर है, अरे क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई, पक्का। चलिए, तो कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक हमने पार्टनरशिप के, 15 क्वेश्चन करा, 16 करा, 17 करा। अब 18 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, दिख रहा है क्या, 2 पार्ट हैं, इजी इजी हैं, एक फर्स्ट पार्ट है और एक सेकंड पार्ट है, वो करके फटाफट से आइए फिनिश करते हैं। चलिए आप 18 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़िए, मुझे बताइए, अब की बार आप बताइए कितना सर बताएंगे, सर थक गए यार।
चलिए मैं कर रहा हूं, पढ़ा आपने क्वेश्चन, मैं रुका देखो आपके लिए, अब बहुत ज्यादा तो नहीं रुकूंगा ना, पढ़ो। PQR formed a partnership agreement to operate motor buses along specific routes for a duration of 12 years. फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप हो गई, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप हो गई, उसका क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन पढ़ेंगे, पर फिक्स ड्यूरेशन हो गई, ये तो क्लियर है। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years it was observed that business incurred losses each year. याद है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, उसमें एक केस था परपेचुअल लॉसेस का, कि अगर फर्म को कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, परपेचुअल लॉसेस हो रहे हैं, तो कोई भी पार्टनर फर्म का अप्लाई कर सकता है फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म टू द कोर्ट। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? देखो ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप निकालो, यूनिट 3 का क्वेश्चन है, वहां पे एक होगा डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एक वहां पे होगा डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्डर बाय कोर्ट में एक है क्या इस तरह का कोई पॉइंट, परपेचुअल लॉसेस है नहीं है? बताओ, परपेचुअल लॉसेस का पॉइंट है कि नहीं है? कंटिन्यूअस लॉसेस का क्या पॉइंट है? बताओ, क्या हेडिंग बनाई है हमने नोट्स में? बताओ ना, इस वाले पॉइंट की क्या हेडिंग है कि फर्म को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं? सब हेडिंग बनवाता हूं मैं हर पॉइंट की, क्या सब हेडिंग थी इसकी? बताओ बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। नहीं, सब हेडिंग क्या बनाई है? कंटिन्यूअस या परपेचुअल लॉसेस, बस तो यही है। देखो अब पढ़ो, आफ्टर ऑपरेटिंग बिजनेस फॉर 4 years इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेस इनकर्ड लॉस ईच ईयर, यानी लगातार 4 साल से लॉस हो रहा है। डिस्पाइट दिस, पी बोल रहा है मैं तो चलाऊंगा बिजनेस, मतलब बड़ा गंवार आदमी है यार, फर्म को 4 साल से लॉस हो रहा है, बोले मैं तो बिजनेस चलाऊंगा। पी इज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर रिमेनिंग पीरियड। Examine with reference to Indian Partnership Act 1932. Can P insist to continue the business? Can P insist to continue the business? क्या वो ये insist कर सकता है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करें? क्लियर है क्या? आगे पूछा है इफ सो, मतलब पी तो इंसिस्ट कर रहा है, पी तो इंसिस्ट कर रहा है कि बिजनेस चलाओ। What are the options available to Q and R who are not wanting to continue operating the business? तो अब देखो, इसमें मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं। पहली चीज तो बोल रहा है कि पी इंसिस्ट कर रहा है बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, तो क्या पी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पी इंसिस्ट क्यों कर सकता है? सर ये समझो, फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप आपने बनाई है 12 साल की, तो पी तो इंसिस्ट करेगा ना कि भैया ड्यूरेशन है 12 साल की, चलाओ। पी के इंसिस्टेंस में गलती नहीं है, अगर पी इंसिस्टेंस कर रहा है कि बिजनेस चलाओ तो चलाओ, लेकिन अब पूछ रहा है क्यूआरआर को ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में आपको यह बताना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन, अगर सेक्शन नंबर तो चलो छोड़ देना, आप लिखना, अगर सेक्शन नंबर याद हो तो सेक्शन 44 है, सेक्शन नंबर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, पूरे सेक्शन डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट का पूरे टॉपिक का ही सेक्शन 44 है, तो उसमें आप लिख के आओ, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वेयर फर्म इज इनकरिंग लॉसेस कंटिन्यूअसली, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन पी इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस? यस, पी कैन इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड ड्यूरेशन पार्टनरशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 12 years। तो यस, पी कैन इंसिस्ट टू कंटिन्यू पार्टनरशिप बिजनेस फॉर 12 years। What are the option available to Q&R? तो आप बोलना Q&R में apply to the court for dissolution as firm is incurring continuous losses। तो देखो provisions में क्या क्या समझाओगे इसके, अगर आपसे कोई पूछे कि इसके provisions में क्या क्या समझाओगे, तो provisions में तो आप समझाइए, एक तो फिक्स ड्यूरेशन पार्टनरशिप समझाइए, और एक आप समझाइए सेक्शन 44, और सेक्शन 44 पूरा समझाने मत बैठ जाना भाई, सिर्फ कौन सा वाला पॉइंट समझाना है? कंटिन्यूअस लॉस वाला। फैक्ट्स आप लिख ही लो ना, कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में लिखोगे पहला पॉइंट, यस मिस्टर पी कैन इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूइंग द बिजनेस, can insist on continuing the business as
ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एस ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज 12 years। कोई दिक्कत? और बाकी पार्टनर्स के पास सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्यू एंड आर कैन अप्लाई टू कोर्ट, क्यू एंड आर to apply can apply to court, Q and R can apply to court for dissolution of firm, Q and R can apply to court for dissolution of firm। Q and R कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बेटा? Q and R कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। बताइए आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। तो ये अपना आंसर का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और है, बहुत इजी सा है सेकंड पार्ट। तो अगेन वही है, सेक्शन 25, 26, 27 याद है? सेक्शन 25 क्या बोलता था? सेक्शन 25 तो बोलता था कि अगर पार्टनर ने कोई एक्ट विद इन अथॉरिटी किया है और पार्टनर ने जो एक्ट किया वो कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म में किया है, तो सारे पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। फिर उसमें याद है एक पॉइंट और था, सेक्शन 26। सेक्शन 26 ये बोलता था कि अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुई है तो भी फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुई है तो भी फर्म थर्ड पार्टी को लायबल होगी अगर वो एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म हुआ है और विद इन द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है। याद आया? बताओ याद आया? अब पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ते क्वेश्चन आएगा 2 मिनट में, कुछ है ही नहीं ज्यादा क्वेश्चन। ए एंड बी ऑपरेट अ टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस इन पार्टनरशिप। क्वेश्चन बता रहा है पार्टनरशिप है, ठीक है। मिस्टर ए फाइनेंसेस द बिजनेस एंड इज अ स्लीपिंग पार्टनर। ए स्लीपिंग पार्टनर है, होगा स्लीपिंग पार्टनर से क्या है? ठीक है स्लीपिंग पार्टनर। इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी एक्वायर्ड सर्टेन फैब्रिक गुड्स बिलोंगिंग टू सी। बी ने कुछ फैब्रिक खरीदा है सी से। सी एक थर्ड पार्टी है। अच्छा, ओ हाँ, यहीं से तो गप्ताला हो गया। अच्छा मुझे बताओ, फर्म का टेक्सटाइल का बिजनेस है तो बंदे ने फैब्रिक खरीद लिया, तो काम तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। और आप सब जानते हैं पार्टनर फर्म के भी आप पे इंप्लाइड अथॉरिटी रखता है गुड्स को बाय और सेल दोनों करने की, तो विद इन अथॉरिटी भी है मेरे हिसाब से। तो विद इन अथॉरिटी भी है मेरे हिसाब से, तो मानते हो? इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस बी एक्वायर सर्टेन fabric goods belonging to C, however B is aware that, ले बेटा चोरी का माल था, क्यों खरीदा तूने? B is aware that these goods are stolen property। यानी आपने यहां पे क्या कर दिया? wrongful act। आपको पता था चोरी का माल है फिर भी आपने खरीद लिया। Despite this knowledge B proceeds to purchase and sell some of these stolen goods। पैसा फर्म की बुक्स में भी रिकॉर्ड कर दिया। मोर ओवर बी रिकॉर्ड्स प्रोसीड्स फ्रॉम दी सेल इन द फर्म्स बुक। लेटर ए, अब ए कौन था? ए कौन था देखो? स्लीपिंग पार्टनर। ए कौन था देखो, लिखा हुआ है। ए कौन था? क्लियरली मेंशन्ड है। ए जो कि स्लीपिंग पार्टनर था। ए जो कि स्लीपिंग पार्टनर था। तो लेटर ऑन ए कम्स टू नो ऑफ द फैक्ट ऑफ बीज कंडक्ट। ए को बाद में बी की कंडक्ट के बारे में पता चल गया। ए को बाद में बी की कंडक्ट के बारे में पता चल गया ऑन द ट्रांजैक्शन विद सी। तो वो क्या बोल रहा है? वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहा है। कौन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाह रहा है? सो ही डिसाइडेड टू avoid his liability towards C on the ground of misconduct by B। So he decided to avoid his liability towards C। मतलब भाई C से आपने माल खरीदा है तो C को पैसा तो देना पड़ेगा ना माल का, या नहीं देना पड़ेगा?
देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? प्लस चोरी का माल खरीदा, कल को पुलिस आएगी तो पुलिस भी पकड़ेगी आपको तो. So he decided to avoid his liability towards C on the ground that A बोल रहा है मैं तो लायबल नहीं हूं. क्यों लायबल नहीं हूं? क्योंकि मिसकंडक्ट तो B ने करी है, मैंने थोड़ी करी है. In the light of provisions of Indian Partnership Act, discuss liability of A and B towards C. बोला है A और B की लायबिलिटी बताइए towards C. तो आप बोलेंगे both A and B are liable towards C. सब पहला रीजन लिखेंगे as per section 25. Partners of the firm are jointly and severally liable to third parties where the act is done in good faith and where the act is done in course of business and within authority of partner. फिर आगे लिखेंगे as per section 27, if partner is acting within his authority and in course of business and is responsible for any misconduct, then all the partners of the firm are liable to third party. Therefore, both A and B are liable to C for misconduct committed by B. B नहीं करिए misconduct तो. Mr. A cannot avoid his liability simply because he is a sleeping partner. Decision of Mr. A to avoid the liability is not correct. नहीं आ रहा समझ में? ए और बी ने पार्टनरशिप करी, ए स्लीपिंग पार्टनर है, बी काम कर रहा है, बी ने चोरी का माल खरीद लिया. बाद में ए बोल रहा है बी ने तो मिसकंडक्ट करी है, मैं लायबल नहीं हूं. तो ए भी लायबल है, बी भी लायबल है, क्योंकि काम जब कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है तो पार्टनर्स की जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है. खत्म. इससे ज्यादा क्या बताऊं? बताओ. इजी है. चलो तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बताओ? पहले प्रोविजंस में क्या लिखोगे इस क्वेश्चन के? फैक्ट्स तो आप लिख देना, फैक्ट्स में तो खैर कुछ होता नहीं है. प्रोविजंस में मेरे हिसाब से आपको इसमें लिखना चाहिए सेक्शन 25 एंड सेक्शन 26 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे? बोथ ए एंड बी are liable towards C. Both A and B are liable towards C. Mr. A cannot avoid his liability. Mr. A cannot avoid his liability. Decision of Mr. A to avoid liability, decision of Mr. A to avoid liability is not correct. Decision of Mr. A to avoid liability is not correct. I hope आया होगा. आया? अरे आया. अब आरटीपीज वगैरह करने में देखो सबसे बड़ा फायदा यही होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमको मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमको मिलते हैं जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पास एग्जाम पेपर में भी नहीं आए हैं. ठीक है. अब हमने कितने सारे न्यू टॉपिक्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इस आरटीपी में किए, और अगर प्रोविजन समझा हुआ है तो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आती है. ठीक है. अब जैसा कि आप याद है, मैं आपको बता चुका हूं, एलएलपी एक्ट से नॉर्मली एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है 6 मार्क्स का, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर में रहता है जैसे अभी कि एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन है. ये एलएलपी एक्ट का क्वेश्चन है. अगर आप देखें क्वेश्चन को ध्यान से, एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू बिकम पार्टनर इन एलएलपी. आपको एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू बिकम पार्टनर इन एलएलपी बनाना है. आप भूल गए होंगे कौन एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल होता है. ये सेक्शन 5 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 बताता है, और एलएलपी एक्ट 2008 का सेक्शन 5 बोलता है कि एलएलपी में या तो पार्टनर इंडिविजुअल बन सकता है या एलएलपी में पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है. बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने सेक्शन. पर साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हो, अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, अगर आप अप्लाइड टू द कोर्ट टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो, तो आप एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते.
खत्म, इतना सही आंसर है इसका। आगे एक और पार्ट है, एक और पार्ट है, वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत अच्छे से बनाया है, डायग्राम बना के पढ़ाया है। वॉट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ LLP कैरीज ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज प्रिस्क्राइब। तो इसमें बस सेक्शन 5 के बाद अगला सेक्शन लग जाएगा शायद, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोलता है? एवरी LLP विल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स if at any time, if at any time number of partners in LLP fall below 2 and LLP continues to carry on business for more than 6 months, then remaining partner aware of the fact shall be personally liable for liabilities incurred after 6 months। याद आ गया? याद आ गया? चलो, LLP एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सोगा हो गया। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कभी भी अपने को मार्क्स लूज नहीं करने हैं, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आराम से मार्क्स आते हैं अगर आपने अपनी लर्निंग को स्ट्रांग बनाया हुआ है। प्रायोरिटाइज कीजिए, पार्टनरशिप पहले पढ़ना है, सोगा पहले पढ़ना है, LLP पढ़ना है, NI पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चक्कर में होता क्या है, बाकी एक्ट्स को कमजोर छोड़ जाते हैं जबकि मार्क्स वहीं से आते हैं। मैं नहीं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत पढ़िए, पर मैं कह रहा हूं पहले पार्टनरशिप पढ़िए, पहले सोगा पढ़िए, पहले LLP पढ़िए, पहले NI एक्ट पढ़िए। चलो, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू लड्डू लड्डू, मतलब रट जाना चाहिए यार। अब तो तुम्हें मेरी बुक में मैंने करा दिया यार ऐसा क्वेश्चन, तुमको पता नहीं कितनी बार करा दिया यार। अभी ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा ना। सेक्शन 2 का क्लॉज 85 क्या बोलता है? छोटी मोटी कंपनी कौन होती है? स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ होता है एंड जिसका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़ होता है। याद है? लेकिन याद है इसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती। उसमें मैंने पढ़ाया था होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट ऑब्टेन स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। याद है? और भी होती थी, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी नहीं ले सकती थी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं ले सकती थी, कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट नहीं ले सकती थी। याद है? अब ये क्वेश्चन क्या है? ट्रिक क्वेश्चन है। ट्रिक क्वेश्चन कैसे पढ़ो? टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी। यहीं पे डूब गई इसकी भैंस, तो समझ गए आप? ये होल्डिंग कंपनी है। आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है? नहीं ले सकती। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज पर लास्ट P&L फॉर द ईयर एंडिंग ऑन सो एंड सो डेट टर्नओवर इज 1.80 करोड़। टर्नओवर 1.80 करोड़ है, यानी 40 करोड़ से कम है, तो टर्नओवर की कंडीशन तो पूरी हो गई। एंड पेड अप कैपिटल वाज 80 लाख, तो मेरे हिसाब से तो पेड अप कैपिटल की कंडीशन भी पूरी हो गई। पेड अप कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या ये स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकती है? आप बोलेंगे नो, नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इवन दो इसकी पेड अप कैपिटल में क्या हुआ, ये नाराज हो गया, हम नहीं हो सकते, हम भी हो सकते हैं। सो अनहैप्पी दिस गाय इज। क्यों दुखी हो रहा है ये? ऐसा रोंदू चेहरा बना दिया। चलो चलो वापस आओ। अरे आ गया। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? अरे सर क्या ही था? अरे सर क्या ही था? टाइकून प्राइवेट लिमिटेड है, टर्नओवर 1.8 करोड़ है, यानी टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 40 करोड़ है, एंड पेड अप कैपिटल 80 लाख है, यानी पेड अप कैपिटल लेस देन और इक्वल टू 4 करोड़ है। अभी BOD क्या चाह रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। बोले हमें तो
स्मॉल कंपनी का स्टेटस दो। वो क्या चाह रहा है? स्मॉल कंपनी का स्टेटस जा रहा है, बोले भैया हमें तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस दे दो। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी एडवाइज डायरेक्टर्स दैट ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। कंपनी सेक्रेटरी बड़ा भला आदमी है, वो बोला अरे भैया आप नहीं बन सकते स्मॉल कंपनी। डायरेक्टर को बोल रहा है आप नहीं बन सकते। अब डायरेक्टर अड़े हुए होंगे शायद, तो पूछ रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट you are required to examine whether contention of company secretary is correct. Yes, correct. अब क्या बोलेंगे? This company, this मत लिखो, प्रॉपर लिखते हैं। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट, किसके लिए पूछ रहा है? हाँ, ग्लासवेयर के लिए पूछ रहा है। ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, Glassware Private Limited cannot obtain status of small company because it is a cannot obtain status of small company because it is a subsidiary company. Glassware subsidiary हो गई ना, because it is a subsidiary company of टाइकून प्राइवेट लिमिटेड। और आप सब जानते हैं सब्सिडरी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेना अलाउड नहीं है। ये बात सेक्शन 2 के क्लॉज 85 में क्लियरली लिखी हुई है। बोलो आया? अरे आया? बोलो आया? आया नहीं आया? तब प्रोविजन में क्या लिखोगे? स्मॉल कंपनी की पूरी डेफिनेशन आएगी, फिर कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकती है ये भी आएगा, फिर कंक्लूजन आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, फुल मार्क्स आएंगे। 21 भी बहुत इजी है। आप सब जानते हैं कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर्स कैन कम एंड गो बट अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लाइफ ऑफ कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन लाइफ ऑफ इट्स मेंबर्स। जानते हैं? फिर क्या है इस सवाल में? कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है? इन द फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, फूल पंखा प्राइवेट लिमिटेड, there are only 5 members. All of them went on a pleasure trip and lifetime pleasure मिलेगा अभी देखना इनको, in a boat into an खुला समंदर। बोट टर्न हो गई भाई and all of them were destroyed। तेरे को बिठा दिया वो एक साइड पे। All of them were drowned, सब डूब गए बेचारे। Explain with reference to Companies Act. Is Flower Pans Private Limited no longer in existence? No. It is in existence. Company is a legal person which comes into existence by a legal process, and its life can be put to an end by legal process only. Company has a perpetual succession. Is Flower Fans Private Limited no longer in existence? No. It is in existence. सेक्शन तो देखो इसमें कोई लगाना नहीं है, प्रोविजंस के अंदर पूरा परपेचुअल सक्सेशन समझाइए और आंसर लिखिए। जीवन में मजा आना चाहिए, जीवन में मजा आना चाहिए। बोलो आया? आया नहीं आया? अच्छा, एक पार्ट और है क्वेश्चन का। फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, अरे हट, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन इसीलिए तो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। बोले नॉट करेक्ट। Since company is an artificial person, it can own property in its own name. It has the capacity to sue and be sued upon. तो ये हमने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी में पढ़े, पूरा अपने को इसको प्रॉपर देखो। इस वाले पॉइंट में जो सेपरेट प्रॉपर्टी वाला कंपनी का फीचर है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, और एक कैपेसिटी टू sue and be sued upon अपने को एक्सप्लेन करनी चाहिए। बताइए आया? अरे आया? अब अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का है। डिट्टो पढ़ाया मैंने आपको, देख लीजिए आ रहा है क्या। डिट्टो पढ़ाया मैंने, देखिए पढ़ के देखिए हो रहा है क्या।
अरे आया नहीं आया? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस, हॉर्न बजाइए हॉर्न। याद आया नहीं आया? अरे सर कैसे नहीं आएगा, आपने पढ़ाया, हमको आ गया। क्या बोल रहा है भाई? देखो वैसे तो क्वेश्चन तो पढ़ते ही आना चाहिए, बट ऑब्वियसली मैं एक बार जरूर डिस्कस आपके साथ करूंगा। एन एम्प्लॉय मिस्टर करण साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर कंपनी, कि मैं तेरे कस्टमर नहीं सोलिसिट करूंगा भाई आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट। बढ़िया। बट मिस्टर करण लेफ्ट एबीसी लिमिटेड एंड स्टार्टेड अप हिज ओन कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड and started soliciting the customers of ABC Limited for his own business purposes. ABC Limited filed a case against Mr. Karan for breach of employment contract and for soliciting their customers for own business. Karan contended that, बोले मैं थोड़ी चुरा रहा हूं, कंपनी चुरा रही है कस्टमर, मैं अलग हूं, कंपनी अलग है, हमारे बीच में तो पर्दा है, पर्दा कॉर्पोरेट व्हील है भाई साहब हमारे बीच में। तो बोले that there is a corporate wheel between him and his company and he should not be held personally liable for this. In this context, ABC Limited seeks your advice as to meaning of corporate wheel. Corporate wheel, wheel means parda or curtain. There exists a fictional wheel between company and its members. Company is treated as a person separate from its members. Doctrine of corporate wheel protects the company, protects the members and directors from any liability for the acts done on the behalf of company. When can the wheel be lifted to make owners liable for acts done by company? सारे केस मत समझाना, सिर्फ जो केस यहाँ काम आ रहा है वो समझाना और कंक्लूजन लिख के आना कि इन द गिवन केस मिस्टर करण कैन नॉट सोलिसिट द कस्टमर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। और इसमें कौन सा वाला एक्सेप्शन लगेगा? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। इसमें मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, क्वेश्चन ने बोला है व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के नाम, जो लिफ्टिंग के केसेस है उनके नाम सबके लिख के आइए, बट एक्सप्लेन सिर्फ कौन सा कीजिए? गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, जो किसके अंदर था? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट में। कर लोगे? और इसमें कॉर्पोरेट व्हील तो लिफ्ट होनी है, ये तो समझ में आ ही रहा है। तो कॉर्पोरेट व्हील समझा दिया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझा दिया, रेफरेंस केस लिख दिया, गिलफर्ड नाम लिखना है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है। गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न, और फिर कंक्लूजन लिख दिया कि करण कैन नॉट सोलिसिट कस्टमर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। कर लोगे सवाल? कर लोगे सवाल? लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से कंपनीज एक्ट का, बिल्कुल लास्ट ही है, पढ़िए, इजी सा है। पूछ रहा है कि ये रमा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी मानना है? देखते हैं, इजी है, मैं कराता हूं। आपको याद है सब्सिडियरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। अब इस क्वेश्चन में कंपनी है पैसिफिक मोटर्स। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा होता है? सेक्शन 2 का क्लॉज 45 ऑफ ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट 2013। पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। क्वेश्चन ने बता रखा है कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। रमा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, अब यहां रमा ऑटो लिख देता हूं मैं। रमा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़। तो इसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ की है इन फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। पैसिफिक मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5,50,000 शेयर्स, नहीं 5,05,000 शेयर्स। तो इसके पास इसके 5,05,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, एक शेयर 100 रुपए का है। तो कितने के शेयर हो गए बताओ? 5,05,000, इतने के ही तो हो गए। तो कितने के शेयर हुए?
5,05,00,000, 5,05,00,000 यानी मोर देन 50%। अब यहां पे साथ में एक और सेक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सेक्शन 2 का क्लॉज 87। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी in which other company controls more than 50% of total voting power। तो more than 50% तो हो गया नहीं हो गया भाई? 10 करोड़ का 50% क्या होता है? 5 करोड़। पैसिफिक के पास तो राम ऑटो के 5,05,00,000 के शेयर है, यानी मोर देन 50%। तो ये हो गई सब्सिडरी ऑफ पैसिफिक मोटर्स। और क्योंकि पैसिफिक मोटर एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो रमा ऑटो को भी गवर्नमेंट कंपनी माना जा सकता है। तो देखो आंसर कैसे प्रेजेंट होगा। प्रोविजंस में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन लिख दीजिए और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन। कंक्लूजन यही लिखिए कि रमा ऑटो इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ पैसिफिक मोटर्स। सिंस पैसिफिक मोटर्स इज अ गवर्नमेंट कंपनी, subsidiary company of Pacific Motors, that is Rama Auto, is also a government company. Done? आया नहीं आया? बोलो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए। मैंने क्लास में भी बहुत सारे प्रैक्टिस करा रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन। डन है? आगे चलते हैं। बस एनआई एक्ट के बच्चे हैं, 2-3 क्वेश्चन है एनआई एक्ट में। 24 है, 25 है, फटाफट से करके खत्म करते हैं। और बहुत इजी है, मतलब अपन सोचें कि कोई भी टॉपिक हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन इजी है, 24th क्वेश्चन के 2 पार्ट है, दोनों इजी हैं। पहले फर्स्ट पार्ट करो। अमन ड्रू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन। अमन ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है बबन पे। अमन ड्रॉर है, बबन ड्रॉई है। Who accepted it payable to मगन। पेबल मगन को था, यानी मगन पेई है। मगन एंडोर्स द बिल टू गगन। मगन ने बिल गगन को दे दिया। गगन के पास है बिल। अभी गगन कंफ्यूज कर रहे हैं, सेम नाम लिखिए, अमन, बबन, मगन, गगन। हम नहीं कंफ्यूज होंगे, हम गगन बोलेंगे। गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश। वाह, गगन ने आकाश को दे दिया, गहरी बात है। हाय, अब देखना, बस खेल हो गया इसी लाइन में। अगर आप में दिमाग है तो इसी लाइन में खेल हो गया सारा। गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश। एंडोर्स करने का क्या मतलब होता है? सिर्फ बिल को साइन करना। डिलीवरी करी नहीं भाई ने, टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द, उसको बोला डिलीवरी तो मैं नेक्स्ट डे करूंगा। अब याद करो, डिलीवरी इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ नेगोशिएबल एक्ट। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आप निकालोगे तो वहां पे मैंने डिलीवरी पढ़ाई है। सेक्शन नंबर बताओ कौन सा है, अगर कोई बता पा रहा है। मैंने डिलीवरी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कराया है एनआई एक्ट में, सेक्शन 46। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये क्या बोलता है? मेकिंग, ड्रॉइंग, एक्सेप्टिंग और एंडोर्सिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी। क्लियर है? उसके जस्ट ऊपर पढ़ो, हमने पढ़ा था अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है और इंस्ट्रूमेंट पे एंडोर्समेंट यानी साइन करने के बाद होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिल को एंडोर्स नहीं कर सकता। अगर वो कर भी देता है तो एंडोर्समेंट वैलिड नहीं होता। याद है? अब पढ़ो, बस हो गया क्वेश्चन। तो गगन एंडोर्स द बिल टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे, हाउएवर ऑन डेथ ऑफ गगन। देखो डिलीवरी हुई नहीं थी, डिलीवरी नेक्स्ट डे होनी थी। फिर वो बोल रहा है हाउएवर ऑन डेथ ऑफ गगन ऑन द सेम डे हिज ओनली सन अंकित। अंकित तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। हिज ओनली सन अंकित डिलीवर्ड द बिल टू आकाश ऑन द नेक्स्ट डे एज इंटेंडेड बाय डिसीज्ड फादर। एज इंटेंडेड बाय
डिसीज्ड फादर, मतलब होल्डर की तो डेथ हो गई है और डिलीवरी कौन कर रहा है? डिलीवरी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा दी गई डिलीवरी वैलिड नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट देना किसको? हमें आकाश को। तो आकाश को दे कौन रहा है? सन अंकित डिलीवर्ड द बिल टू आकाश। आकाश will not get valid title on instrument। आकाश को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है तो उसे वैलिड नहीं माना जाता। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 57 में। 57 ही है क्या? देखना उस टॉपिक का सेक्शन 48 नहीं है, उस पॉइंट के ब्रैकेट में देखो कौन सा सेक्शन है। 48 दे तो सही मुन्ना है, सर के मजे ले रहा है। बताओ आज तो सर बोल रहे हैं, सर की बात नहीं मानेंगे। पेज नंबर 17.9 है, उसमें देखो मैंने हाईलाइटिंग कराई हुई है पूरी, उसकी साइड में हिंदी भी लिखाई हुई है, और ब्रैकेट में सेक्शन कौन सा है? 57। तो ये पूरा देखो आपको लाइन मेंशन करनी पड़ेगी। देखो क्या लाइन है? इफ अ पर्सन आफ्टर मेकिंग एन एंडोर्समेंट बट बिफोर मेकिंग इट्स डिलीवरी डाइज and afterwards the delivery is made by legal representative of the deceased, it does not result in a valid negotiation। लायक नहीं है तू, ना नायक है तू, ना लायक। क्लियर है? बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल आया। फिर बस कंक्लूजन तो लिख ही दोगे। मैं तो क्वेश्चन तक पहुंचा ही नहीं हूं, आंसर पूछा ही नहीं क्या है क्या नहीं है, हम तो पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं। यही तरीका होता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने का। अच्छा, ऑन प्रेजेंटिंग द बिल ऑन ड्यू डेट बब्बर ने मना कर दिया, बोले मैं तो पैसे नहीं देता। तो बिल्कुल सही किया, बब्बर ने पैसे देने से मना किया क्योंकि आकाश का वैलिड टाइटल ही नहीं है। एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, डिसाइड वेदर डिलीवरी कैन एनफोर्स द पेमेंट ऑफ बिल अगेंस्ट बब्बर, नो, और प्रीवियस पार्टीज नो, बिकॉज आकाश का इंस्ट्रूमेंट पे वैलिड टाइटल नहीं है। समझ गए क्या? बोलो रे बोलो रे बोलो रे बोलो। डन। अच्छा, अब अगला वाला क्वेश्चन बड़ा तरीके से कराऊंगा और पेपर में भी उसको ऐसे ही प्रेजेंट करना। पहले एक टॉपिक निकालो बुक्स में, आपको मैंने अपनी बुक में, और मॉड्यूल देखते हो तो मॉड्यूल टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए होंगे, वहां पे मैंने इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रखा होगा, सेक्शन नंबर 11, और सेक्शन 11 ही है तो फालतू बातें मत करना, ठीक है? इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने की दो कंडीशन होती हैं, अगर दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, और दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। सही? अब पेपर में इस क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करना डिट्टो जैसे मैं कर रहा हूं। प्रोविजन में सेक्शन 11 समझा देना, प्रोविजंस में सेक्शन 11 समझा देना ऑफ एनआई एक्ट 1881। फैक्ट्स ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं। अब पहले क्वेश्चन पढ़ो। रिलायबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। रिलायंस को रिलायबल किया है। रिलायंस इज अ पेट्रोकेमिकल कंपनी, इट स्टार्टेड एज अ पेट्रोकेमिकल कंपनी, ठीक है? फॉर पेमेंट ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, अ यूएसए बेस्ड कंपनी, द इंडियन कंपनी यानी रिलायबल ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष। रिलायंस ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है, रिलायंस ड्रॉर है, मनीष पे ड्रॉ किया है, मनीष ड्रॉई है, रेसिडेंट ऑफ मुंबई, इंडिया, हु एक्सेप्टेड द बिल एट मुंबई, पेबल टू एक्सपोर्टर इन लॉस एंजलिस यूएसए। अच्छा, अब अपने को क्या क्या चाहिए होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए? पहली कंडीशन क्या? इट शुड बी ड्रॉन और मेड इन इंडिया। पहली कंडीशन होती है, अब फैक्ट्स में 3 बातें लिख लो भाई। ड्रॉन,
ड्रॉन, ड्रॉन इन इंडिया है। क्यों इंडिया में क्यों ड्रॉन है? बिकॉज ड्रॉन बाय रिलायबल लिमिटेड विच इज इंडियन कंपनी। देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या है, क्लियरली लिखा नहीं है कि बिल कहां बना है, बट क्योंकि बिल बनाया रिलायबल लिमिटेड ने और वो इंडियन कंपनी है, तो हम मान रहे हैं कि उसने इंडिया में बनाया होगा। क्वेश्चन में पढ़ो तो ऐसे वैसे क्लियरली लिखा नहीं है कि कहां बना है। नेक्स्ट, ड्रॉई कौन है? मनीष, और ड्रॉई है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन्ड है। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष रेसिडेंट ऑफ मुंबई। लास्ट, पेबल है लॉस एंजलिस में, जो कहां है? यूएसए में। अब रूल क्या था? इट शुड बी ड्रॉन इन इंडिया, जो कि ये हुआ है। और एंड था और एंड में फिर दो पार्ट थे, या तो ड्रॉई शुड बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया या पेबल इन इंडिया। चलो पेबल इन इंडिया तो नहीं है, तो ड्रॉई तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो कंक्लूजन यही लिखोगे कि ये एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इनलैंड क्यों माना? मैंने इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इसलिए माना क्योंकि इट इज ड्रॉन इन इंडिया एंड, अब एंड वाली कंडीशन के दो पार्ट होते थे कि या तो ड्रॉई रेसिडेंट हो या पेबल इन इंडिया हो। तो चलो ड्रॉई तो रेसिडेंट नहीं है, पर पेबल तो इंडिया में है ना। ड्रॉई तो रेसिडेंट है, चलो पेबल इन इंडिया नहीं है, पर ड्रॉई तो रेसिडेंट है। तो सेकंड कंडीशन का एक पार्ट पूरा हो गया कि ड्रॉई रेसिडेंट होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई कि ड्रॉन इन इंडिया होना चाहिए, देयरफॉर इट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो क्वेश्चन यही पूछा है, डिसाइड वेदर बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने बता दिया इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। ड्रॉन, डन। कंक्लूजन क्या लिखोगे? द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय रिलायबल लिमिटेड इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एज इट इज ड्रॉन इन इंडिया एंड ड्रॉई इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिस्टर मनीष। डन। लास्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेना। अभिषेक सर कुछ नहीं बता रहे क्वेश्चन में। अभिषेक सर एक चीज लिख के छोड़ेंगे, ये सेक्शन नंबर 76 से होगा ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर? बहुत बढ़िया। यहां पर आकर आरटीपी खत्म हुई। देखिए आरटीपी करने में क्या होता है, प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो पेपर में राइटिंग की स्पीड डेवलप होती है। प्लस ये भी पता चलता है कि आईसीआई किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। मैंने आज से पहले तक की जितनी आरटीपीज हैं सारी ऐप पर डाली हुई हैं, सारी। जितनी ज्यादा कर सकते हो करो। बाकी कई सारी आरटीपीज हैं जो अभी हम करते हुए भी चलेंगे।